हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली कौन से ऐसे जब भी एक टीचर है वो टीचिंग अपनी प्रोवाइड करवा रहा होता है सो उसको कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, कई सारी चीज़ों से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो हमारे एनटीए नेट के जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर है टीचर से रिलेटेड, मतलब जब एक टीचर जब टीचिंग करता है तो टीचर से ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसकी टीचिंग को। फाइन, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी हैं, मतलब वो कैसा है, उसकी जो टीचर है उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो कैसी है, वो वार्मथ है, वो सिंपैथेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये डायनेमिक है। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ मैटर करती हैं। अब वो डायनेमिक है फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो चीज़ों को चेंज करता रहता है, अपने स्टाइल्स को चेंज करता रहता है, अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करता रहता है। सो ऑटोमेटिकली सी बात है उसकी टीचिंग क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि बच्चे बोर फील नहीं करेंगे। मतलब अगर वो वेरिएशंस ला रहा है अपनी टीचिंग में अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, वो अपनी मतलब जो भी डिमांड आ रही है सामने से उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, ठीक है, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो टीच कर रहा है, वो खुद ही मतलब एक पॉजिटिव थॉट रख रहा है अपने माइंड में, उसको किसी भी चीज़ को लेके वो मतलब जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, ठीक है। सो ये सब अगर उसमें फीचर्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो सिंपैथेटिक है, मतलब वो बच्चों की तरफ भी थोड़ी सिंपैथेटी मतलब सिंपैथी रखता है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली ये सब क्वालिटीज़ अगर उसमें हैं तो वो बहुत अच्छी उसकी टीचिंग होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है। एक टीचर के अंदर अगर टीचिंग स्किल्स ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, है ना। सो बेसिकली अगर एक टीचर की स्किल्स कैसी है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, अगर वो कॉन्टीन्यूसली इंग्लिश में बोली जा रहा है, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तो फिर उस मतलब उस सिचुएशन में भी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी ना। तो मतलब उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो कैसे एंगेज कर रहा है बच्चों को, वो कैसे मतलब सभी बच्चों को इन्वॉल्व करके चल रहा है, सभी बच्चों को ध्यान में रख के, जो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो वाला लेक्चर। सो उस लेक्चर में भी हमने यही बताया था कि जो होता है हर बच्चा अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये नहीं है कि जो है भी टीचर जो है वो एक सेम तरीके से पढ़ाए सभी बच्चों को, ठीक है। सो उसकी स्किल्स उसके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी को ध्यान में रख के जो है अपनी टीचिंग प्रोवाइड करे। फाइन, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर जो है उसके खुद के पास उसकी कोई एजुकेशन, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास एक डिग्री है तो उसके पास तभी नॉलेज होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जिसके पास अगर डिग्री थोड़ी कम है, हो सकता है उस पर्सन के पास जो है डिग्री वो नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। सो ये भी पॉसिबल होता है, बट एट द सेम टाइम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। अगर हम भी कहीं पर जॉब करते हैं या किसी को टीच भी करना है, ठीक है, सो उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए। आप विदाउट नेट जो है कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, बेसिकली आपके पास नेट तो मस्ट है ना, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है ना। सो वो क्या है, आपकी एक क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है ना। आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, देन आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। सो वो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होती है ना तभी आप जो है एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाओगे एंड तभी आप एलिजिबल होगे, ठीक है। सो वो होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब एक डॉक्टर की जिसने MBBS कर रखी है, ठीक है, वो एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने बैठ जाए, मतलब वो अकाउंटिंग करवाने लग जाए, ठीक है, वो एंट्रीज बताने लग जाए, तो वो इतनी इफेक्टिवली नहीं बता पाएगा ना, ठीक है। हालांकि चाहे उसने कोर्स कर रखा है साइड बाय साइड या उसको नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, ठीक है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं करवा पाएगा जिसने MBBS कर रखी है, क्योंकि उसकी लाइन ही अलग हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब किस तरीके से वो अपनी बात को कन्वे कर रहा है, ठीक है ना, ये टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर एक कोई भी टीचर है वो एक ही टोन में पढ़ाया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना।
मतलब बीच बीच में बेसिकली अपनी जो पिच होती है, ठीक है, जो टोन होती है, वॉल्यूम होती है, उसको चेंज करते रहना, उसको उसके अंदर वेरिएशंस करते रहना, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि वो लो वॉल्यूम में बोल रहा है, बीच बीच में वो हाई में बोल रहा है। इससे क्या होती है, वेरिएशंस अगर वो लाएगा तो बच्चा कभी भी बोर फील नहीं करेगा। फाइन, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स हैं वो शोर कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, डिसिप्लिन नेम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। स्टिल जो है टीचर अपना कॉन्टीन्यूसली पढ़ा रहा है, सो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। अगर जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ना भी चाह रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बाकी अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो शोर मचाए जा रहे हैं, ठीक है ना। सो इन दैट केस क्या होगा, बेसिकली एक टीचर होता है ना, उसको क्लास मैनेज करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ टीचर का पढ़ाना ही नहीं होता है, ठीक है। अगर वो क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है एक डिसिप्लिन तरीके से, सो उस सिचुएशन में क्या होगी, उसकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। फाइन, आगे हम चलते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काम आता है। अब कोई टीचर है, वो जितना ज़्यादा पढ़ाता रहेगा उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, ठीक है। उतने सालों का एक्सपीरियंस होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस में बिल्टअप होता है, ठीक है। कहाँ वो पहले दिन गया है एज अ फ्रेशर, ठीक है, वो पढ़ाने गया बच्चों को, उसको क्लास भी नहीं मैनेज करनी आ रही, ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं, वो चुप ही नहीं करवा पा रहा है ना, वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है ना, धीरे धीरे सीखेगा उस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे जैसे वो मतलब आगे आगे पढ़ाता रहेगा, उसको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा कि कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है ऑन टाइम, ठीक है, कैसे मतलब इफेक्टिव बनानी है अपनी टीचिंग, कैसे वेरिएशंस करने हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। सो बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है एक इम्प्रूवमेंट के लिए भी, एट द सेम टाइम जो है कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए। फाइन, आगे हम चलते हैं दैट इज़ इनोवेशंस पे। इनोवेशंस मतलब जो लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मतलब एक हफ्ते में जो है 4 लेक्चर जो है वो हम क्लासरूम में दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्कूल है, आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेजेस में जाते हो, ठीक है, एंड वही आपको 2 लेक्चर जो है पीपीटीज पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपको लैब में लेके जाके। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आप भी इंटरेस्टिंग फील करोगे ना, मतलब आपको एक इनोवेशंस मिल रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपको ऑनलाइन जो है टेस्ट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, कोई असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं, ठीक है, आप उसको आपको ऑनलाइन जो है पीपीटीज आपको बना के लानी है एंड आपको खुद प्रेजेंट करनी है वो क्लास में। इससे क्या होगा, बेसिकली बच्चे सीखते भी हैं लेटेस्ट टेक्निक्स एंड एट द सेम टाइम जो क्लास है वो भी इफेक्टिव बन पाती है। फाइन, आगे हम चलते हैं दैट इज़ जनरेट न्यू आइडियाज़ थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई प्रॉब्लम अब आ जाती है, ठीक है, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ गई, सो इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चों को भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यू आइडिया जनरेट करो, ठीक है। अब आप मतलब बच्चों को बेसिकली उस टाइम पे बताओ कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको कैसे डील करोगे, है ना। मतलब वो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, हर बच्चा अपना माइंड लगाएगा उस टाइम पे, ठीक है। वो अपने आइडियाज़ बताएगा कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा बच्चा होगा वो कहेगा कि नहीं मैम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा एंगल बताएगा वो प्रॉब्लम का, ठीक है। सो इससे क्या होगा, बेसिकली जो उनका माइंड है ना वो डेवलप होगा, वो शार्प होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम नए नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीच थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, बेसिकली सारी क्लास को इन्वॉल्व करना। एक तो आप नॉर्मली अपना पढ़ा के जा रहे हो, ठीक है, एक होता है भी हाँ भी आप ग्रुप डिस्कशन रख सकते हो क्लास में, लाइक मतलब 3-4 ग्रुप डिवाइड कर दिए, ठीक है, कोई गेम टाइप कर दी, ठीक है, मतलब उसको गेम में इन्वॉल्व करके मतलब उसको कन्वर्ट करके बेसिकली गेम में आप जो है क्विजेज रख सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना अभी मतलब कोई जिसको पहले आता है क्वेश्चन वो हैंड रेस करेगा अपना जिस ग्रुप को, ठीक है, एंड आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उस चीज़ के, एंड मतलब वो चीज़ आप करके इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू बेसिकली कोई प्रोजेक्ट्स देने हैं, उसके लिए ना जो क्लास है 40 स्टूडेंट्स हैं उसके बेसिकली ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। इससे क्या होगा, बेसिकली जब बच्चे ना आपस में मिलकर काम करेंगे तो उनके एक ग्रुप स्पिरिट डेवलप होती है, ठीक है, वो एक दूसरे के ओपिनियंस लेंगे, सजेशंस लेंगे। इससे क्या होता है, बेसिकली
उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उन्हें भी काम करना आता है ग्रुप में, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली टीचिंग इफेक्टिव बनती है एंड लर्निंग भी इफेक्टिव बनती है। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि थे टीचिंग से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड बेसिकली। मतलब एक टीचर क्या क्या यूज़ कर सकता है टीचिंग के टाइम पे, एंड एक टीचर के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए बेसिकली। सो उससे क्या होता है बेसिकली, जिससे टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बन पाती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं लर्नर से रिलेटेड। अब ये हमने पहले पढ़े थे टीचर से रिलेटेड, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अब आते हैं हम जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो हमारे लर्नर्स होते हैं बेसिकली, उनमें क्या कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए वन बाय वन हम इसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अटेंशन। अब जो लर्नर है वो फिजिकली तो प्रेजेंट है क्लास में, बट मेंटली उसका माइंड जो है वो कहीं और ही गया हुआ है, ठीक है। घर के कामों में है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, ठीक है ना। सो बेसिकली उस सिचुएशन में क्या होगा, लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ना ही टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। फाइन। इसमें क्या होता है बेसिकली, बच्चों को आप ना इन्वॉल्व करो, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अटेंशन देते हैं, मतलब वो अच्छे से सुनते हैं चीज़ों को। कई ऐसे होते हैं एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, और कई सुनते ही नहीं है, मतलब वो बोली जा रहे टीचर वो सुनते ही नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसे कई टाइप के लर्नर्स होते हैं बेसिकली, जिसकी अटेंशन पावर अच्छी है ना लर्नर की, सो उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। मतलब अगर स्टूडेंट अटेंशन प्रॉपर माइंड भी अपना उसी टाइम वहाँ पे रख रहा है, सो उसको उतनी ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाइन। उसके बाद क्या आता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला लेक्चर किया था उसमें भी यही था कि अगर मतलब अगर दो लर्नर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है एंड बी है, जो ए लर्नर है ना बेसिकली उसकी तो जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी है, वो स्ट्रॉन्गर जो है, उसने जन्म लिया है तब से ही वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो हेल्दी भी है, ठीक है, वो नॉर्मल है, ठीक है। एंड जो बी पर्सन है, मान लो उसको थोड़ा सा दिखता कम है या उसको थोड़ा सा सुनाई कम देता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या वो वीक है, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, या उसकी हाइट बिल्कुल छोटी है, उसे ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिखता है सामने, ठीक है, मतलब टीचर क्या लिख रहा है। सो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है ना, ठीक है। सो इस केस में जो ए है उसकी लर्निंग तो क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और जो बी है उसकी लर्निंग क्या होगी, बहुत मतलब इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, उसकी बहुत स्लो होगी लर्निंग। सो इस सिचुएशन में एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि जिसकी बेसिकली मेंटल हेल्थ है या जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ी कम है, सो उसके अकॉर्डिंग वो वैसे उसको टीच करे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कम दिखाई देता है तो उसे बोले कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठिए या आप मिडल पे बैठिए, ठीक है। सो ये मतलब जो टेक्निक्स के थ्रू वो इम्प्रूवमेंट्स बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ रिटेंशन। अब कोई लर्नर जो है उसकी रिटेंशन पावर कितनी है। रिटेंशन का मतलब होता है उसको याद कितना रहता है, ठीक है। अब उसने एक बार सुन लिया, एक बार तो उसके माइंड में चला गया, सब अच्छे से उसको बैठ गया, अगले दिन वो भूल गया, ठीक है ना। सो उस सिचुएशन में क्या होगा बेसिकली, फिर उसकी लर्निंग तो इफेक्टिव नहीं होगी ना, मतलब एक तरीके से उसको अच्छे से समझ में नहीं आया तभी वो भूल गया, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली किसी स्टूडेंट की लर्निंग जो मतलब रिटेंशन पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, उसको एक बार समझ आ जाए, अच्छे से आ जाए तो उसको वो चीज़ याद रहती है लॉन्ग टाइम तक। एंड वही जो दूसरा लर्नर होता है, कुछ एक ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं फिर वो भूल जाते हैं, तो उन्हें बार बार रिविजन की नीड बढ़ती है, ठीक है ना। सो बेसिकली बेसिकली जो लर्नर है जिसकी रिटेंशन पावर अच्छी है, जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है, उसकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। ये चीज़ इफेक्ट करती है, ठीक है। आगे है दैट इज़ जॉयफुल। मतलब बच्चा कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, ठीक है। अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, उसका मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी ना। मतलब उस सिचुएशन में फिर टीचर उसको कितना अच्छे से समझा ले, बार बार समझा ले, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वो क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, बेसिकली उसका मन ही नहीं है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें टीचर कुछ एक चीज़ें वैसे कर सकता है कि क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ हेल्प मतलब टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है। एट द सेम टाइम जो है लर्नर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो मतलब जो है खुशी खुशी करेगा उसको पढ़ाई को, तो ऑटोमेटिकली सी बात है उसको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, जल्दी आएंगी, एंड उसकी रिटेंशन पावर भी अच्छी रहेगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं पास्ट नॉलेज पे।
अब जैसे इसमें क्या बोलता है बेसिकली, जो प्रायर नॉलेज होती है, जो पास्ट नॉलेज होती है। अब ए स्टूडेंट है, मान लो इसमें जो ए स्टूडेंट है उसकी तो क्या है, उसने बढ़िया अच्छे से शुरू से लेके हर चीज़ को समझ के किया है। एंड जो बी स्टूडेंट है उसने क्या किया है, उसने रट्टे मारे हैं, ठीक है। वो बस पास होता था रट्टे मार के, दैट्स इट। उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। जो शुरू वाली क्लासेस होती है ना, उसको ना अच्छे से उसको प्लस माइनस करनी आती है, ना ही उसको कोई मल्टीप्लिकेशंस करनी आती है, ना ही उसको कोई टेबल्स याद है, कुछ भी नहीं याद उसको। मतलब उसकी प्रायर नॉलेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ फाइन। सो इसमें क्या होगा, अब इसकी प्रायर नॉलेज ही अच्छी नहीं है तो इसको आप एडवांस कैसे करवा दोगे, नहीं करवा पाओगे ना। जो ए है उसकी प्रायर नॉलेज अच्छी है तो उसको आप एडवांस करवा सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसकी प्रायर नॉलेज अच्छी होती है ना, वो चीज़ों को कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब उसके पहले की नॉलेज अच्छी है तो वो आगे का भी उसे जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, वो रिलेट कर पाएगा। और इसकी जो है पहले वाली नॉलेज ही, प्रायर नॉलेज ही अच्छी नहीं है तो उसको एडवांस कैसे समझ में आएगा, है ना। सो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा है, ठीक है ना। एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है लर्नर का या नेगेटिव एटीट्यूड है, मतलब वो किस नज़रिए से देख रहा है बेसिकली। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सो आपको किस एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है आपने शुरू करी है, ठीक है। अगर आप एक लर्नर है जो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हाँ भी हम तो पेपर करके दिखाएंगे इस बार क्लियर, ठीक है, हमारा तो पेपर हो गया समझो क्लियर, ठीक है, हम तो मतलब अच्छे से आप तैयारी भी कर रहे हो, अपना शेड्यूल भी आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है, डेली रेगुलर में आप हार्डवर्क कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, MCQ सॉल्व कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, ठीक है, डिवाइड किया आपने सारे सिलेबस को, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, फाइन। एंड अगर वही आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लेके चल रहे हो तो आप इरिटेट भी हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, ठीक है, आपको टेंशन भी रहेगी, और पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा एग्ज़ाम, ठीक है, इतना सिलेबस कैसे करेंगे, मैं तो भूल गया, कुछ आता ही नहीं है, हो क्या रहा है ना। यही सब चीज़ चलती रहेगी माइंड में। सो उस टाइम पे बेसिकली एटीट्यूड डिपेंड करता है लर्नर का। नेक्स्ट वन इज़ अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है बेसिकली, बच्चा कितना जल्दी अडेप्ट कर पा रहा है चीज़ों को। मतलब एक लर्नर है वो तो बहुत ज़्यादा स्लो है, उसको 10 बार एक चीज़ समझाई है फिर जाके उसको समझ में आई है, वहीं जो दूसरा लर्नर है उसको 1-2 बार में ही समझ आ गई है। सो बेसिकली अडेप्टिंग पावर कितनी है लर्नर की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ रेडीनेस टू टेक रिस्क। मतलब अगर आप रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है ना, रिस्क तो लाइफ में लेने ही पड़ते हैं। जब मतलब वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतनी ज़्यादा सक्सेस। सो आप रिस्क कितना एक लर्नर जो है वो ले पा रहा है, सो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या उसकी जो मतलब उसकी जो सक्सेस है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जितना वो ज़्यादा रिस्क ले पाएगा, अगर वो डरता रहेगा, अगर मान लो कोई न्यू उसके सामने कोई कंसेप्ट ला के रख दिया जाए, कोई न्यू सब्जेक्ट ला के रख दिया जाए, वो कहेगा मैंने तो करना ही नहीं है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं नहीं रिस्क लेता, मैं तो करूँगा ही नहीं, इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना। सो मतलब वो रिस्क ही नहीं ले रहा, ठीक है ना। अगर वो रिस्क ही नहीं ले रहा, वो डर ही रहा है उस चीज़ को लेके, तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग बैडली इफेक्ट होगी, फाइन। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब उसका इंटेलिजेंस पावर कितना है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। अगर वो अच्छी है तो ऑटोमेटिकली लर्निंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। आगे है सेल्फ मोटिवेशनल एंड इमोशनल फैक्टर्स। ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली, बच्चा मोटिवेट कितना है, ठीक है ना। जब तक आप इंटरनली मोटिवेट नहीं होगे ना, आपको बाहर से 10 लोग आके मोटिवेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपको सब कोई मोटिवेट कर रहा है, भाई तू कर सकता है, तू करेगा, ठीक है, तुझे करना ज़रूरी है, ठीक है, वो सब मोटिवेट कर रहे हैं आके, ठीक है, बट आप खुद को ही नहीं मोटिवेट कर रहे हो, इन दैट केस आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी ही नहीं ना। मतलब आप दिल से पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे नीड है, मतलब इन दैट केस आपको जब नीड होती है तब आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई नीड है, तो वो नीड को फुलफिल करने के लिए मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। सो इन दैट केस क्या होगा, बेसिकली आप सेल्फ मोटिवेट हो, मतलब खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो, एंड कर पा रहे हो अच्छे से मोटिवेटेड हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उतनी ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है, ठीक है। सो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, कुछ एक लर्नर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, मतलब उन्हें कोई भी छोटी सी चीज़ कह दो वो रोने लग जाते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे होते हैं, मतलब अगर मान लो क्लास में अगर आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ एक ऐसे लर्नर्स हैं उसमें से उनको क्लास में ना डांट दिया जाए, टीचर अगर सबके सामने उनको डांट दे, ठीक है, वो तो रोने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ एक ऐसे होते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं वो बेइज्जती महसूस ही नहीं करते, है ना, अभी करी जाओ हमारी बेइज्जती, वो महसूस ही नहीं करते, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है, बिकॉज वो इंटरनली वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई वो महसूस ही नहीं करते इतनी ज़्यादा, और वो मतलब उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है लर्निंग। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ सपोर्ट मटेरियल। अब ये कौन से होते हैं, इसमें ना कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो टीचिंग इफेक्टिव होगी, टीचिंग अच्छी होगी। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो टीचिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला है दैट इज़ इफेक्टिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टूल्स। इसमें क्या आ रहा है, बेसिकली चाहे आप टूल्स का यूज़ कर रहे हो ट्रेडिशनल का, मतलब जो पुराने टाइप के टूल्स होते थे, लाइक ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक वगैरह हो गया, ठीक है, लेक्चर मेथड हो गया, ठीक है, चाहे आप मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, यानी कि जो कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका इफेक्टिव यूज़ कीजिए, ठीक है ना। मतलब इन तीनों का मिक्स यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टूल की तरफ स्टिक हो कि हाँ बस वही यूज़ करना है, ठीक है ना। अब वेरिएशंस कीजिए। टीचर अगर वेरिएशन कर रहा है, एट द सेम टाइम इफेक्टिव यूज़ कर रहा है तीनों चीज़ों का, तो उसकी टीचिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अगर वो ऑनलाइन जो है टेस्ट्स वगैरह का यूज़ कर रहा है, इसमें आ गया दैट इज़ ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ का यूज़ कर रहा है, ठीक है। जब पढ़ाता है एक टीचर, अगर वही एक वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे पढ़ा रहा है, ठीक है, उसमें वो वीडियोज़ का भी यूज़ कर रहा है, मतलब कोई चीज़ एक तो बताना सिंपली, और एक बच्चे के सामने उसी चीज़ की वीडियो दिखाना क्लास में, ठीक है। सो उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ना। सो बेसिकली अगर हम ऑडियोज़ का एंड वीडियोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो टीचिंग इफेक्टिव बनती है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट भी है दैट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का। अगर हम उसको यूज़ करते हैं, PPTs को भी यूज़ कर रहे हैं, वही है। अगर हम क्लास में है, अगर आपको कॉलेज में चार दिन जो है वो लेक्चर मैथड के थ्रू पढ़ाया जा रहा है क्लास में, एंड अगर आपको 2 दिन जो है वो PPTs के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, सो इसमें क्या होगा, वेरिएशंस होगी, मतलब दोनों चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है एंड इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सो इसमें क्या होगा, बेसिकली टीचिंग इफेक्टिव बनेगी। फाइन, उसके अलावा जो है ऑनलाइन टेस्ट एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें क्या है, बेसिकली अगर आपको जो है टेस्ट लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, लाइक आपको ऑनलाइन जो है टेस्ट दे दिया, आपको आपके फ़ोन में ही आपको करना है, ठीक है। अगर एक तो आपको जैसे वो टेस्ट वो पकड़ा देते हैं पेजेस पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है, और एक आप इनोवेटिव तरीका यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको फ़ोन में ही ऑनलाइन जो है आपको बोल दिया कि आपको ये पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, देन आपको सबमिट करना है अपना टेस्ट पूरा करके, ठीक है। अब तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या होते हैं, बेसिकली ऑनलाइन पेपर्स लिए जाते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है ना, कि आपको ये पूरी करके ऑनलाइन ही भेजनी है, आपको मेल कर देनी है, असाइनमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही बना के ऑनलाइन ही आपको मेल कर देनी है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, इनोवेटिव तरीके होते हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अब ये सारे तरीके आप यूज़ तो कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब एक ट्रेडिशनल मॉडर्न बेस्ड ऑडियोज़ वीडियोज़ ऑनलाइन टेस्ट्स वगैरह, इनका प्रॉपर जो है वो एक्सेस भी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो अपडेटेड ही नहीं है, ठीक है ना, वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, आधा टाइम 15-20 मिनट तो उसके सेटअप में ही लग गए, ठीक है ना। सो बेसिकली उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी वीक है, डाउन है या अच्छी है, एंड उसके बाद एक्सेस कितना है सपोर्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब कोई स्टूडेंट है, आपने वेबसाइट तो बना दी, ठीक है, आपने उस पर ऑनलाइन टेस्ट भी डाल दिया, बट बच्चे उस पर एनरोल ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपने जो टेस्ट है वो सबमिट करने में, या उनको स्टार्टिंग में ही जो है अपने जो उनके जो फील्ड्स होते हैं वो सारे फिलअप करने के लिए उनके जो पर्टिकुलर्स होते हैं, नेम हो गया, उनका ईमेल ID वगैरह होगी, उनकी क्लास होगी, ये सब फिलअप करने के टाइम पे ही उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो बल्कि उन्हें डीमोटिवेट उल्टा और करेंगे, ठीक है, वो इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है ना, वो अपडेटेड नहीं है, उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा, या उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अगर डाउन होगी तो उस केस में टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर ये सब कुछ भी अप टू डेट होना चाहिए तभी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ पे। अब ये कौन सी होती हैं, बेसिकली जब मतलब फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जा रही हैं जब टीचिंग करवाई जा
रही है, ठीक है। मतलब स्पेस कितना है, अब फैसिलिटी ही होगी ना। अगर आप कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जो है रूम तो है, वहाँ पे 10 बच्चे पूरे आ सकते हैं, बट आपने उस रूम में 10 की बजाय जो है 30 बच्चों को जो है डाल रखा है, ठीक है ना। मतलब एक ही बैच में आप 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और वो रूम में इतना ही स्पेस है कि 10 ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं। सो उस केस में टीचिंग बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। बच्चे के लिए बैठने के लिए नहीं जगह है तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। वो एक दूसरे के अंदर कंजस्टेड होकर बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी बात है, उन्हें ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ हो, ठीक है ना। इवन वो हो सकता है वो वहाँ से वो गिव अप ही कर दें, वो कहीं और लग जाएंगे, ठीक है ना। सो इन दैट केस क्या होता है, बेसिकली एक स्पेस जो है, जितना आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो एटलीस्ट उतना इनफ स्पेस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बैच जो है वो 2-3 बैच कवर कर सकते हो डिफरेंट टाइमिंग्स पे, फाइन। उसके बाद क्या है, अब जैसे स्कूल्स में नहीं होता था, आपके सेमिनार हॉल्स होते थे, कॉलेजेस में सेमिनार हॉल्स होते थे, ठीक है, वहाँ पे सेमिनार्स लिए जाते थे, एक्सपर्ट्स आते थे, वो भी बोलते थे, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है भाई, मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं बेसिकली वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे एक्स्ट्रा लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, ठीक है ना। जब मतलब जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लैब्स होनी चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह होने चाहिए, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं वो वहाँ पे जाके वो कर सकें, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं लाइक HTML वगैरह हो गया, वो वहाँ पे जाके कर सकें, या कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है, सेमिनार हॉल्स होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये सब चीज़ें ना, ये सब फैसिलिटीज़ अगर होती हैं ना तो ये सब अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को कि हाँ भी हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं एंड हमें जो है चीज़ें सिखाई जा रही है, ठीक है ना, हमें प्रैक्टिकल भी चीज़ें करवाई जा रही है। एक तो HTML जो है बस आपको ब्लैक बोर्ड में बता दिया ये सारा प्रोसीजर होता है HTML का, और एक आपको लैब में लेके जाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकली वो चीज़ करवाई जा रही है कि आप खुद करके देखिए, खुद आप एक HTML में एक फाइल बना के देखिए। सो इससे क्या होगा, बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी, ठीक है ना। एक तो आपको एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है क्लास में, एक लेबोरेटरीज में जाके करवाया जा रहा है, दोनों में फ़र्क होता है ना बेसिकली। सो ये सब फैसिलिटीज़ अगर होती हैं तो उतनी ज़्यादा टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, फाइन। उसके बाद क्या है, फिजिकल कंडीशन, मतलब वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं, ठीक है, वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसी है, वहाँ पे मतलब सारी एयर वगैरह मतलब साफ़ सफाई कैसी है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। गंदा सा माहौल होगा, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं होगी, सो आपका भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, टीचर का भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रिएटिव होनी चाहिए, मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कंप्यूटर वगैरह हैं, ठीक है, ये सब क्या होने चाहिए, ये सब मतलब क्रिएटिव मींस का आपको यूज़ करना चाहिए, एक टीचर को क्रिएटिव मींस का यूज़ करना चाहिए टीचिंग में। एट द सेम टाइम जो है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर के सामने बच्चे को ला के बिठा दे, जो स्कूल में बच्चा जा रहा है, अब ये वो मतलब 6th या 7th क्लास में है, उसको ला के बिठा दिया कि आप HTML की फ़ाइल बनाइए, उसे तो आता ही नहीं, उसे तो कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता है। उस टाइम पे क्या बेसिकली मतलब उनको यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब उन्हें पहले सिखाइए, ठीक है, उन्हें मतलब यूज़ टू करवाइए उस चीज़ के लिए, ठीक है, देन जो है आगे फर्दर उन्हें काम दीजिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं दैट इज़ लर्निंग इन्वायरमेंट पे। अब ये कौन से होते हैं, ये मतलब जो हमारे जो जहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है ना, बेसिकली वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचिंग को, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो कोई मर्जी प्लेस है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स कैसे हैं, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, डस्टर ही नहीं है, कई बार होता है ना, मतलब वो बस बार बार वो भेजी जा रहे हैं स्टूडेंट को, इतने डस्टर्स ही नहीं होते हैं कई बार क्लासेस में, ठीक है, एक ही डस्टर होता है, वही सारी क्लासेस में घूमता रहता है ना। कई बार होता था ना अपने स्कूल में, उसने रब किया एक टीचर ने एक क्लास में सारा का सारा, फिर वो स्टूडेंट जो होता था दूसरी क्लास में से आ जाता था, मैम डस्टर चाहिए, सर डस्टर चाहिए, है ना, वो लेके जाते थे, फिर वो तीसरी क्लास लेके जाती थी। इससे क्या होता है, बेसिकली टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इफेक्ट होगी, मतलब इससे बैडली इफेक्ट होगी बेसिकली, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, टीचर भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है, वो फ्लो भी टूटता है। सो बेसिकली वेल इक्विप्ड होने चाहिए, जहाँ पे भी लर्निंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो लर्निंग इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है प्रॉपर, या आसपास से कोई शोर आ रहा है, सो उस सिचुएशन में जो है बेसिकली लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। मतलब नो नॉइज़, कोई भी टाइप का शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मान लो कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के पास है, या किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस के बिल्कुल पास है जहाँ से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, तो बच्चे उस शोर के कारण
कारण पढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब उनका डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, ठीक है, उनका ध्यान उधर डाइवर्ट होगा, सो उस सिचुएशन में वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ मतलब पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे कोई भी टाइप का शोर नहीं होना चाहिए। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जहाँ पे भी लर्निंग हो रही है ना बेसिकली वहाँ पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब बेसिकली वही नहीं होता कि जो आसपास चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश करना चाहिए टीचर को, जिससे जो है लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके, मतलब या फिर टीचिंग भी इफ़ेक्टिव हो सके। मतलब अगर वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप वहाँ जहाँ पे आप सीखने गए हो, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में गए हो, किसी भी स्कूल में गए हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है लर्निंग का, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है ना। जो एक रिचर सेक्शन के पीपल हैं, जो मतलब बच्चे होते हैं, उन्हें तो बहुत प्यार से बात की जाती है, ठीक है, उन्हें तो बढ़िया बढ़िया नोट्स भी प्रोवाइड कर देता है टीचर, बुक्स भी दे देता है हाथों हाथ, ठीक है, सारे के सारे नोट्स भी दे देता है। या कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको तो सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, बट जो वीक स्टूडेंट है थोड़े से, या कोई जो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको वो कोई नोट्स भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, या उनके 10 चक्कर लगवा रहे हैं देन उनको कोई नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का, किसी भी वे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फाइन, नेक्स्ट वन इज़ ईजी एक्सेसिबल लाइब्रेरी। मतलब वही है जो भी वहाँ पे, अगर मान लो हमारा जहाँ पे भी हम लर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई लाइब्रेरी है तो वो ईजी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे जाने में किसी को प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पे बुक्स लेने में किसी को प्रॉब्लम ना आए, बच्चे जो है वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकें। अगर कई बार ऑनलाइन लाइब्रेरी भी होती है, मतलब बच्चों को वो प्रोवाइड तो करवा देते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरी, बट बच्चे वहाँ से इशू नहीं करवा पाते हैं बुक्स, मतलब वहाँ से वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं बुक्स, ठीक है, उनको प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। या फिर अगर ऑफलाइन भी है, अगर प्लेस भी है, तो कई बार आप जाते हो वहाँ पे आपकी बुक्स ही नहीं इशू हो पा रही हैं, ठीक है। सो उस सिचुएशन में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे बुक्स जो हैं वो मतलब अगर बाहर तो लिख रखा है हेडिंग पे तो कि यहाँ पे मैथ्स की सारी बुक्स हैं, या फिर यहाँ पे साइंस की सारी बुक्स हैं, बट वो साइंस की बुक्स में बीच में मैथ्स की भी डाल रखी हैं, बीच में उन्होंने कॉमर्स की भी डाल रखी हैं, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल सेटअप। प्रोफेशनल सेटअप में बेसिकली क्या होता है, मतलब जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है ना वहाँ पे एक प्रोफेशनल सेटअप होना चाहिए। एक जो टीचर होता है एंड जो लर्नर्स होते हैं उनके बीच में भी एक जो रिलेशनशिप होता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। अगर आप किसी अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो, अपने किसी रिश्तेदार को पढ़ा रहे हो, सो उस सिचुएशन में क्या है वो टीचिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है। मतलब जो रिलेशनशिप होता है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, एट द सेम टाइम जो है रिलेशनशिप जो प्रोफेशनल होता है ना, मतलब जो बेसिकली सेटअप होता है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। एक तो आप घर पे बैठ के अपने रूम में पढ़ा रहे हो, ठीक है, सो उस सिचुएशन में कई बार टीचिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, ठीक है। एक आप प्रॉपर जो है अपने एक हॉल लिया हुआ है, ठीक है, बुक मतलब रेंट पे या जैसे भी है, ठीक है, उस टाइम वहाँ पे प्रॉपर चेयर्स पड़ी हैं, ठीक है, प्रॉपर सामने ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, एक प्रॉपर मतलब एक प्रोफेशनल सेटअप हो गया ना, लेक्चर स्टैंड भी है, सब है वहाँ पे। एक वहाँ पे अगर टीचिंग हो रही है, सो दोनों में से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी? दूसरी वाली होगी ना, मतलब जहाँ पे एक प्रोफेशनल सेटअप है, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों को ऑटोमेटिकली वो अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ भी घर के माहौल में अगर ऐसा कुछ है तो वो वहाँ पे उतना ही थोड़ा रेकलेसली सा हो जाते हैं, वो इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। एक प्रोफेशनल सेटअप है, वहाँ पे वो प्रॉपर अपनी सिटिंग पे बैठेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो है उनकी लर्निंग भी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो पाती है। फाइन, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर जहाँ पे भी टीचिंग हो रही है बेसिकली जहाँ पे भी, वहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टेक्निक्स का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब या इसको हम इस पॉइंट को हम बेसिकली हम इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में भी डाल सकते हैं कि जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मतलब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम इसको हम टीचर से रिलेट भी कर सकते हैं, भी टीचर अगर इनोवेटिव चीज़ें यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड लर्निंग एनवायरनमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो है वाइट बोर्ड्स के थ्रू नहीं पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है जो बच्चे हैं वहाँ पे ज़्यादा आएंगे एंड उनकी जो लर्निंग है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी हो पाती है। क्योंकि जब पीपीटीज के थ्रू बेसिकली मतलब क्लासेस में पढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उन्हें वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं वो लोग, ठीक है, उन्हें मतलब फेस टू फेस जो है वो इंटरेक्ट भी हो पाता है, ठीक है। सो उस टाइम पर जो बेसिकली लर्निंग है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। फाइन, सो ये थे बेसिकली हमारे फैक्टर्स
उसके बाद बेसिकली जो नेक्स्ट वन है वो है, लास्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब ये तो हो गया हमारा, जो हमने लास्ट वन पढ़े थे वो तो थे हमारे लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब जो बेसिकली हमारे आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, फाइन। अब नेक्स्ट वन कौन से है, इंस्टीट्यूशन, मतलब जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, मतलब वो प्लेस की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेसिकली प्लेस की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूशन में बेसिकली क्या हो रहा है, लोकेशन कैसी है, मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली बिल्कुल ही आउटर पे है, मतलब शहर के बाहरों बाहर है, मतलब वहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें आने में ही इतनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उन्हें इतनी ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इसी बात है, फिर वहाँ पे उतने ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाएंगे, है ना। सो उसके अलावा जो है लोकेशन, या फिर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइजी लोकेशन है, ठीक है, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी सी है, ठीक है। सो इस टाइप की लोकेशंस को अवॉइड करना चाहिए जब भी एक इंस्टीट्यूशन बनता है, चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन है बेसिकली। सो वहाँ पे जो है मतलब जो भी मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जब लोकेशन चूज़ होती है वो इस तरीके से चूज़ होनी चाहिए कि कोई भी टाइप का वहाँ पे गंदगी ना हो, शोर ना हो, मतलब या फिर कम से कम हो, शोर तो बेसिकली हर जगह होता है, कम से कम हो, ठीक है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आउटर पे ना हो, मतलब जहाँ पे मतलब हर एक एरिया के बच्चे जो हैं वो पहुँच सकें, थोड़ा सा बीचों बीच का एरिया हो, वैसा एरिया चूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिसीज़। इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज़ कैसी हैं, मतलब वहाँ के रूल्स कैसे हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी हैं, पॉलिसीज़ क्या मतलब वहाँ पे फॉलो की जा रही हैं, कौन सी पॉलिसीज़ है वहाँ पे जो गाइड करती हैं कि कैसी टीचिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्या वहाँ के रूल्स हैं, अगर मतलब बच्चों ने कोई शरारत की है तो क्या उनके लिए रूल्स रहेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेट आया है तो उसके लिए क्या रूल रहेगा, क्या उसके लिए पनिशमेंट रहेगी, ठीक है। या क्या अगर किसी बच्चे ने टॉप किया है, किसी ने अच्छा किया तो उसके लिए क्या अवार्ड्स रहेंगे, ठीक है। ये मतलब ये सब पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, क्या वहाँ के रूल्स रहेंगे, ठीक है। वहाँ का जो मतलब बेसिकली कितना स्ट्रिक्ट रहेगा सिस्टम या कितना डिसिप्लिन रहेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, अच्छा होगा एक इन्वायरमेंट, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होगा, एट द सेम टाइम वहाँ के जो रूल्स हैं वो भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। सो उतने ही ज़्यादा जो है टीचिंग इफेक्टिव होगी, एक प्रॉपर सेटअप होगा जहाँ पे, ठीक है, रूल्स का। नेक्स्ट वन इज़ रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑब्वियसली अफेक्ट करती है। अब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पे जाओ जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल ही डाउन है, ठीक है, सो वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी एडमिशन नहीं लोगे, है ना, नहीं लोगे ना। और एक आप ऐसे इंस्टीट्यूशन पे जाते हो जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितने ज़्यादा रेपुटेशन होगी उतने ही ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। और रेपुटेशन क्या है, वो बिल्ड करनी पड़ती है, वो बिल्ड होती है टाइम के साथ धीरे धीरे। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है सो ऑटोमेटिकली उसके पास बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ के रूल्स वगैरह अच्छे हैं, वहाँ की गुडविल वो अपने आप फिर बन जाती है, ठीक है। वहाँ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वहाँ के स्कोरिंग्स अच्छी आ रही है, बच्चे वहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली सी बात है फिर उसकी रेपुटेशन बन जाती है, एंड जितनी अच्छी रेपुटेशन होती है उतने ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक है, एंड उतनी ही ज़्यादा फिर टीचिंग भी इफेक्टिव होती है, फाइन। द नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च। मतलब ये क्या है, बेसिकली जब भी हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, अब हमने अगर कोई 10 साल पहले मान लो कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, उसके बाद हम फर्दर कोई रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं, कोई इनोवेशंस ही नहीं कर रहे हैं, वो वैसा का वैसे ही चला आ रहा है। ना ही हमने कोई मतलब दिखने में जो बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई इंप्रूवमेंट की है, ना ही हमने कोई टीचिंग स्टाइल्स में इंप्रूवमेंट की है, ना ही हमने कोई टीचर्स चेंज किए हैं, ठीक है, या फिर कोई टीचर्स और ऐड किए हैं, जो मतलब जो यंग जनरेशन होती है, जो न्यू नॉलेज है उसको हमने ऐड किया है, कुछ भी नहीं किया, कोई रिसर्च ही नहीं की, बस वही पुराना हम उसी पे स्टिक है, ना ही हमने कोई सिलेबस पे वर्क किया है, ठीक है। अगर कोई सिलेबस अपडेट हुआ है ना ही उसे करवाया जा रहा है, वही पुराना सिलेबस करवाया जा रहा है। सो उस सिचुएशन में बच्चे आएंगे ही नहीं, ठीक है, वो उस सिचुएशन में भी फिर टीचिंग जो है वो बैडली इफेक्ट होगी। सो टाइम टू टाइम जो है बेसिकली रिसर्च होती रहनी चाहिए, रिसर्च हर फील्ड में ही होती रहनी चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, बेसिकली रिसर्च तो होती ही रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे बेंचेस कैसे हैं, ठीक है, वो कहीं टूटे फूटे से बेंचेस होते हैं, ठीक है, एक साइड से टूटी हुई है, टेबल बहुत गंदे हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें कैसी हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी ऑटोमेटिकली सी बात है अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर एक तो आपको सामने दिखेगा कि हाँ भी बहुत गंदा सा माहौल है, लेक्चर स्टैंड है नहीं, ठीक है, बेंचेस भी टूटे से हुए हैं, ठीक है, गंदे से हैं, सो ऑटोमेटिकली सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट होगे ना, मतलब आपका उस टाइम पे
आप अट्रैक्ट नहीं होगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे उस टाइम पे। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टाफ परफॉर्मेंस, मतलब वहाँ का स्टाफ कैसा है, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेने गए हो, जो बेसिकली रिसेप्शन पे जो मैम बैठे हैं, ठीक है, वही आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो उस टाइम पे क्या होगा, आप वहीं पीछे हट जाओगे कि इनके तो मतलब जो रिसेप्शन वाले हैं, जो कोई मैम बैठे हैं या सर बैठे हैं, उनको ही बोलने की अकल नहीं है, ठीक है ना, वही बहुत ज़्यादा रूड हैं, ठीक है। सो आगे तो क्या होगा। सो बेसिकली क्या होता है, हर एक का जो बोलने का तरीका है, जो स्टाफ की परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर स्टाफ है वो लॉकआउट पे जा रहा है, बार बार वहाँ का स्टाफ स्ट्राइक कर रहा है, वो डिससेटिस्फाइड है, सो ऑटोमेटिकली टीचिंग भी इफेक्टिव होगी, लर्निंग भी इफेक्टिव होगी, ठीक है। टीचर आ ही नहीं रहे हैं, 4-4 दिन वो छुट्टी पे ही हैं, ठीक है। सो बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे, है ना। सो उस मतलब ये क्या बोल रहा है बेसिकली, जितना ज़्यादा स्टाफ की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मतलब वो सेटिस्फाइड होंगे, उतना ज़्यादा ही जो है वो टीचिंग भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। सो ये थे हमारे आज का लेक्चर, जिसमें हमने किए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।